संघ के, पर्टिकुलरली संघ के कुछ जो पदाधिकारी तो नहीं कहेंगे, उनसे जुड़े हुए लोगों की बात जो हो रही थी, और उन्होंने जो कहा, मुझे जो बताया, मुंबई से भी, महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग हैं जिनसे फ़ोन पे मेरी बात हुई है, होती रहती है। तो उनका कहना था कि अब तो समय आ गया है, हमारी बात सुन लो, अजीत पवार को दरकिनार करो, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी से वो फिट इन नहीं करते हैं। और दूसरा, फडणवीस के लिए वो खड़े हैं खुलकर। क्या ये इसके पीछे भी संघ ये सोच रहा है कि अगर अजीत हट जाते हैं तो आइडियोलॉजिकली जो उनका हिंदुत्व का कहते हैं ना प्लेटफॉर्म है, वो दोनों में फिट इन करते हैं। बीजेपी तो फिट इन करता ही है, शिवसेना शिंदे भी फिट इन करता है, यानी कि दोनों ही धड़े जो हैं वो हिंदुत्व को लेकर संघ का बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म हो सकता है। अजीत पवार क्वेश्चनेबल हैं, आरएसएस ने पहले भी इस पे कुछ आपत्ति उठाया था, इस बार तो खुलकर कुछ लोग कह रहे हैं। तो क्या लगता है, संघ या तो शांत है, या संघ प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहा, या प्रेशर बिल्ड कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है? क्या होगा, संघ का क्या रोल है आज की तारीख में महाराष्ट्र में सीएम का फेस और राज्य में गठन का, राज्य गठन का, सरकार के गठन का के मुद्दे पे? देखिए अजय जी, सबसे पहले अजीत पवार के बीजेपी की टीम में, महायुति की टीम में होने न होने पर बात कर लेते हैं। अजीत पवार जब महायुति का घटक बन रहे थे, उसी समय बीजेपी की तमाम लोगों ने उनका विरोध किया था। अगर मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूं तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ बीजेपी के ऐसे भी लोग थे जो मानते थे कि अजीत पवार को महायुति में शामिल करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बात का आभास पहले हो चुका था कि आने वाले समय में शिवसेना शिंदे गुट हो सकता है कि चुनाव के बाद सरकार बनाने की बात है, क्योंकि ये पूरी तरह से साफ थी कि एकनाथ शिंदे को एक बार मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो दूसरी बार जिस पार्टी के एमएलए विधायक सबसे ज्यादा होंगे उस पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा उसी पार्टी से लिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी बार्गेनिंग पावर को खत्म करने का ये बीजेपी का पहले से एक कह सकते हैं कि जाल बुनने का काम जो था वो चल रहा था। इसमें गलत नहीं है कि अजीत पवार का विरोध नहीं हुआ। अजीत पवार का विरोध शिवसेना ने भी किया, बीजेपी के भी कुछ लोगों ने भी किया, और संघ में भी ऐसा धड़ा है जो अजीत पवार का विरोध करता रहा है और करता है। लेकिन संघ में ही ऐसे तमाम लोग हैं जो ये मानते हैं कि अजीत पवार का महायुति में शामिल होने से कहीं ना कहीं बीजेपी की पावर बढ़ी है। क्योंकि सीधी टक्कर, अगर आप समझिए कि आज अगर अजीत पवार महायुति में नहीं होते, अजीत पवार यदि महायुति में नहीं होते तो एकनाथ शिंदे जो चाहते वो करवाने की कुवत रखते थे, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट विधायकों के नंबर्स हैं और वो चाहते अपनी डिमांड पूरी करवाने में वो पूरी तरह से उतरते हैं। और जिस तरह से उनका रवैया रहा, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि उनकी बार्गेनिंग पावर दरअसल हो चुकी है खत्म, और अगर वो ज्यादा तामझाम करेंगे तो उन्हें दरकिनार किया जा सकता है। तो ऐसे में अब वो अपने विधायकों को भी तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कुल मिला के गले की हड्डी जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। तो अब उनकी कोशिश ये है कि इसे किसी भी तरह एक डैमेज कंट्रोल किया जाए, और इसकी भरपाई अगर यहां नहीं हो पा रही है तो आगामी जो निकाय चुनाव होंगे, जो मनपा के चुनाव होंगे, तो उसमें कम से कम जो भी मलाईदार पद हैं वो उनकी पार्टी के लोगों को मिले, और आधे आधे टर्म का जो की पोजीशंस हैं वो इन लोगों को मिले। अगर यहाँ पे इनकी भरपाई नहीं हो पा रही तो उस तरह भी उनका रुझान है कि वो किया जाए। और ऐसे में एकनाथ शिंदे, मुझे नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी या महायुति से बाहर होंगे, क्योंकि सरकार में रहने के लिए ही इन्होंने बगावत की थी। और आज सरकार और इनके जो लोग हैं उन्हें दरअसल सत्ता का महत्व समझ में आ चुका है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे लोग थे जो पहली बार मंत्री बने थे, क्योंकि जब पहली बार मंत्री बने तो उन्हें चीजें सत्ता का महत्व समझ में, और आज उनकी जो लत है वो सत्ता को लेकर, सत्ता के लिए पूरी तरह से मतलब एन केन प्रकार में चाहते हैं कि वो सत्ता में रहें। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं उनकी पार्टी टूट न जाए, और ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास और कोई चारा मुझे नहीं लगता कि बचता नजर आ रहा है फिलहाल।
देखिए, मैंने आपसे एक सवाल संघ के बारे में किया था। संघ का क्या रुख है महाराष्ट्र में, और दूसरा संघ का क्या रुख है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर के, कि दोनों कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 132 सरकार उन्हीं की बननी है, देवेंद्र फडणवीस को सुनने में आया है कि संघ का भी समर्थन है। तो वैसे में रुख क्या है आज की तारीख में, इतने डिले के पीछे जो डिले हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, केंद्रीय नेतृत्व पे सब चीज जिम्मा है, केंद्रीय नेतृत्व में बैठे दो शख्स हैं, वही डिसाइड करेंगे कि महाराष्ट्र का फ्यूचर क्या होगा। ऐसे में संघ का क्या रुख है? संघ ने कोई अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स कहें, या पॉजिटिव या नेगेटिव की बात मैं करूं, उसी तरह से पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अभी तक वही अध्यक्ष एक्सटेंशन पे हैं, जैसे कि आपके स्टेट में पार्ट टाइम है चीफ मिनिस्टर, तो भारतीय जनता पार्टी के भी पार्ट टाइम कहें, एक्सटेंडेड कहें, ऑन एक्सटेंशन प्रेसिडेंट नड्डा जी बने हुए हैं। संघ का क्या रुख है इस पर? देखिए, फिलहाल पूरा फोकस इस समय महाराष्ट्र सरकार गठन को लेकर है। संघ की भूमिका हमेशा से बीजेपी की जब भी चुनाव रही है तो संघ का हमेशा से भूमिका रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को कैसे जिताया जाए, इसका पूरा रूपरेखा उन्होंने तैयार किया है। खुद संघ के लोग डोर टू डोर विजिट करते नजर आए हैं। उनकी कोशिश ये थी कि बीजेपी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जीत मिले, और संघ ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी देखा गया है कि संघ हमेशा से खुले तौर पर चुनावी प्रचारों में उतरता रहा है और अपील करता रहा है कि बीजेपी को वोट दे। लेकिन संघ सरकार बनाने को लेकर फिलहाल संघ का कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ये मानती है कि एकनाथ शिंदे उनके घटक दल है, शिवसेना उनकी एक घटक दल है, तो वो एकनाथ शिंदे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं फिलहाल अंतिम दौर तक। लेकिन जब तक कि कोई उनकी मजबूरी न हो, फिलहाल अभी तक पूरी कोशिश की जा रही कि आपने देखा होगा कि 2 तारीख का शपथ विधि समारोह का तारीख जो था वो तय हुआ था, लेकिन शिंदे की जो शिंदे का जिस तरह का रवैया रहा है उसको लेकर बीजेपी के नेताओं में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे को यूं ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके घटक दल हैं और उन्हें साथ में लेकर सरकार बनाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो 5 तारीख का जो डेट डिक्लेयर हुआ है, अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो भी पार्टियां हैं घटक दल के साथ बैठकर डिक्लेयर करते हैं कि हम फलाना तारीख को शपथ विधि समारोह रख रहे हैं और फलाना तारीख को सरकार का गठन होगा। लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बामन कुले ने ऐलान किया कि 5 तारीख को शपथ विधि समारोह होगा, और उस समय शिंदे गुट का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी नेता वहां पर मौजूद नहीं था। तो यानी कि ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आप नहीं भी होंगे तो भी हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अच्छाई इसमें है कि हम आप साथ में रहें, क्योंकि साथ में हमने चुनाव लड़ा है, तो हम साथ में रहें और साथ में अपना सरकार बनाए, ताकि लोगों में कम से कम जो संदेश है वो गलत न जाए। जी जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे, जो कांग्रेस का एक डिमांड है, मैं डिमांड की लिस्ट आपको शुरू में ही मैंने कहा कि एक लिस्ट है आपके महाराष्ट्र का, एक लिस्ट ही तैयार हो गया है डिमांड का, मांगों का, कि हर पार्टी कुछ ना कुछ मांग रहा है, क्योंकि मजेदार मौसम है और साथ में जो पॉलिटिकल मौसम की मैं बात कर रहा हूँ कि बड़ा मजेदार हो गया है। उसमें कांग्रेस ने कहा है कि 5 बजे मतदान के दिन 5 बजे तक 55% वोटिंग परसेंटेज दिखाया गया था, और सवेरे होते होते मध्य रात्रि या कहें सवेरे तक वो 67% के आसपास चला गया। उसी तरह काउंटिंग के दिन भी जो परसेंटेज 66 के आसपास शुरू में बताया गया था वो भी शायद बदल गया। तो इस पे जो पुराने अपने फॉर्मर ईसी हैं ऐसे कुरैशी साहब ने भी कहा है कि ये बड़ा क्या कहेंगे उसको, कि ऐसी चीजें कैसे हो जाती हैं, कंसर्न एक्सप्रेस किया है। और सीपीएम के एक पार्लियामेंटेरियन ने तो आयोग को भी कहा, कांग्रेस ने भी आयोग को कहा है कि भैया खुल के बताओ क्या मामला है, वाकई में सही था या वाकई में गलत था। तो इस पे भी चर्चा हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? क्योंकि देखिए अभी तो महाराष्ट्र बस एक ही बात होगी लोगों के दिमाग में कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, पर ये छोटी छोटी चीजें जो है उठाई जाती हैं इधर उधर से, तो उस पर भी कोई चर्चा है लोगों के बीच? देखिए, जिस तरह की स्थिति है, जो आम जनता है, आज आम जनता भी इस बात को लेकर, जैसा आपने कहा कि 5 बजे तक 55% वोटिंग दिखाई गई थी और देर रात
डिक्लेयर होता है कि 60+ % हो गई। तो ऐसे में आम आदमी को भी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि वास्तव में ये आखिर हुआ कैसे। लेकिन अजय जी, एक थोड़ा सा इसको समझना होगा कि अगर 5 बजे तक का कोई डेटा रिलीज करता है चुनाव आयोग, तो 5 बजे तक 5 बजे तक का वो डेटा हो तो 5 बजे तक ही है। अब वोटिंग जो है वो शाम को 6 बजे तक हुई है। एक बात ये समझ लीजिए कि 6 बजे तक जो भी लोग लाइन में लग चुके थे, उनकी वोटिंग तो होनी ही होनी है, चाहे उसके लिए रात को 8 बज जाए या 9 बज जाए। ऐसा नहीं है कि वो दुकान है, शटर डाउन करे, बंद करे, 6 बज गए हम निकल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे में स्थितियां यही रही हैं कि जब 6 बजे तक लाइन में जो क्यू लगी हुई थी, उसमें जितने मतदाता थे, उन्हें वोटिंग के राइट्स हैं और उन्हें वोटिंग के लिए अलाउ किया गया, और यही वजह है कि जो परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। और देर रात, क्योंकि तमाम सीटें जो थी, तमाम सीटों पर ऐसे मतदाताओं की जो भीड़ थी वो लगभग बहुत ज्यादा थी, और यही वजह रही है कि वहां पर परसेंटेज जो है, वोटिंग परसेंटेज वो बढ़े हैं। रही बात लोगों की ईवीएम को लेकर, तो सवाल तो पहले से उठते रहे हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन आज तक कोई ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि वास्तव में ईवीएम हैक किया जा सकता है, उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है, या कांग्रेस को वोट दे तो बीजेपी को जाता है। फिलहाल अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया, सिर्फ हवाई बातें ही हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने भी कई बार लोगों से अपील की है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, हैक कर सकते हो, आप आइए हमारे सामने और हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, और ये सब बातें जो है सिर्फ हवाई ही नजर आ रही हैं। फिलहाल कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव आयोग का रुख किया है और वहां पर फिर से जो ईवीएम है, ईवीएम को चैलेंज किया है। तो अब देखते हैं उस पर चुनाव आयोग का क्या रुख होता है। फिलहाल पुणे के ही 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रुख किया है चुनाव आयोग का और ईवीएम को चैलेंज किया है। अब उस पर देखना होगा क्या रुख होता है चुनाव आयोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई बात करने में, इसमें कोई दम है फिलहाल इस बात में। चलिए, अच्छा लगा। वेट करते हैं कि और डिमांड्स, नए डिमांड्स, अगर ये सरकार, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आता है तो और कितने डिमांड सामने आते हैं। और आपने सही कहा कि एकनाथ शिंदे जैसा आपने कहा, और जो दिख रहा है, जो लग रहा है, जिसको कहेंगे कि गले की हड्डी हो गए हैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब देखना है कि वो निगले जाते हैं या उगले जाते हैं, ये उन पे निर्भर करता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी पे। चलिए, फिर इसी तरह के मुद्दों पे फिर हम आपके पास आएंगे। और जब तक मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं होता, महाराष्ट्र में इसी तरह से लिम्बो बना रहेगा, दुविधा की स्थिति रहेगी। और कह सकते हैं हर कुछ एक बड़ा वेल नोन प्रोग्राम के तर्ज पे कहा जा सकता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इंतजार है महाराष्ट्र के वोटर्स को। जी नमस्कार, अच्छा लगा, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।